नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में जिन 4 अहम खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहली स्टोरी शाहीन बाग से जुड़ी हुई है। सवाल ये कि क्या बातों से शाहीन बाग के लोग मानेंगे। इसके बाद बात होगी जहरीली जुबान की। वारिस पठान की जुबान फिसली है या फिर उनकी जुबान सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। और इसके बाद जो अहम खबर है वो आपको बता दे, अजब मध्य प्रदेश के गजब फरमान की खबर है। सीएम कमलनाथ के नसबंदी वाले फरमान पर सियासत हुई है, बवाल बढ़ा और फरमान वापस ले लिया गया है। पूरी खबर तफसील से बताएंगे। इसके अलावा बात होगी ट्रंप के भारत दौरे की। हिंदुस्तान मेजबानी के लिए इंतजार कर रहा है और अब बस ट्रंप के आने का इंतजार है। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 20 हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे। शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। सोनिया गांधी से भी मिलने का कार्यक्रम। आज फिर शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार। कुछ देर बाद शाहीन बाग पहुंचेंगे। 2 दिनों से बातचीत बेनतीजा निकली है। दिल्ली में शाहीन बाग की तरफ जाने वाले रास्ते पर फंसी एम्बुलेंस। मुश्किल से एम्बुलेंस को निकाला गया। जाम की वजह से कुछ देर के लिए खोला गया था रास्ता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को दोहरी कामयाबी। बारामूला में पकड़ा गया हिजबुल का आतंकी। शोपिया में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर तोड़ा है। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी सैनिक ढेर किया गया। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने नसबंदी से जुड़ा फरमान वापस ले लिया है। विरोध के बाद फैसला लिया गया। नसबंदी नहीं कराने पर वेतन नहीं देने का सर्कुलर जारी किया गया था। कमलनाथ ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को सच जानने का हक है। केवल वीडियो में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। वारिस पठान के भड़काऊ बयान पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने पूछा, वारिस पठान ने किसी से माइक क्यों नहीं छीना है। 15 करोड़ की बात करने वालों की नीयत में खोट है। ओवैसी के मंच पर विवादित नारे लगाने वाली लड़की अमूल्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। देर रात घर में पथराव हुआ। विवाद से ओवैसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जामिया हिंसा मामले में 5 छात्रों से पुलिस की पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब किए। सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए पुलिस को अहम सुराग लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने न्यूज नेशन से कहा, जल्द मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। बिहार में एक कार्यक्रम में बांसुरी बजाते नजर आए तेज प्रताप। नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया। गंज से उनकी तुलना की। लखनऊ में बस कंडक्टर और यात्रियों के बीच मारपीट। सड़क पर लंबा जाम लगा। काफी देर तक नहीं पहुंची पुलिस। घटना का वीडियो वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा में आग का गोला बना एटीएम। लाखों रुपए जलने की आशंका। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर मामूली विवाद में 2 लोग भिड़ पड़े। जमकर मारपीट हुई है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इसके अलावा मोबाइल पर तस्वीरें कैद कर वायरल की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सहयोग पर बातचीत हुई है। अहमदाबाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की जोरदार तैयारी। मोटेरा स्टेडियम सजकर पूरी तरह तैयार। 24 फरवरी को ट्रंप और मोदी का मेगा शो। अपने दौरे के दरमियान आगरा भी जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। स्वागत की जोरदार तैयारी। ट्रंप की खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई। FATF की बैठक में पाकिस्तान को कड़ी फटकार। आतंक पर कार्रवाई नहीं करने पर ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी। जून तक ग्रे लिस्ट में रहने की खबर। दिल्ली में नए सेना भवन का भूमि पूजन। दिल्ली कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन किया। 5 साल में बिल्डिंग बनेगी। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार शाहीन बाग पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 2 दिन से लगातार कोशिश की जा रही है कि बातचीत से कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन 2 दिन जो बातचीत की कोशिश की गई उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। कोई हल बातचीत से अब तक नहीं निकला है। शाहीन बाग के लोग रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब तक CAA वापस नहीं लिया जाता है हम रास्ते से हटने को तैयार नहीं है। वहीं वार्ताकार जो कल पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, जो माहौल अभी बना हुआ है इस माहौल में बातचीत करना संभव ही नहीं है, लेकिन कोशिश अभी भी की जा रही है। अब से कुछ देर बाद वार्ताकार वहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी जो जिद पर अड़े हैं कि ना वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों की बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और ना ही उन्हें लोगों की परेशानी नजर आ रही है।
ऐसा कानून जिसे किसी भी भारतीय का कोई लेना देना नहीं है, उसके विरोध में सड़क पर कब्जा कर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सवाल ये कि ये डेडलॉक टूटेगा तो कैसे टूटेगा। के शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये रोड खाली नहीं हुई है और ना प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार हैं। लगातार वार्ताकार बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन बातचीत हुई जो कि बेनतीजा निकली, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित ये वार्ताकार 3 वार्ताकार जिसमें संजय हेगड़े भी हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और साधना जी वकील साधना भी हैं, वो बाकायदा यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बातचीत अभी तक नतीजा उस पर नहीं निकला है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। वार्ताकार साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रहा है। कम से कम उन लोगों का ख्याल रखा जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी सुनने को तैयार नहीं है। 2 दिन वार्ताकारों को बीत चुके हैं। आज भी सूत्र ये बता रहे हैं कि वार्ताकार पहुंचेंगे। हालांकि 2 दिन तक लगातार जब बातचीत असफल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं है, तो सूत्र ये बता रहे थे कि आज वार्ताकार कुछ एक समूह को अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जब सूत्र ये बता रहे हैं कि जो वार्ताकार हैं संजय हेगड़े से बातचीत हुई है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि वो शाहीन बाग पहुंचेंगे और शाहीन बाग पहुंच करके एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन कहां पर बातचीत होगी, क्या प्रदर्शन की जगह पे बातचीत होगी या नहीं होगी, उसके बारे में अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से 68 दिन बीत चुके हैं और ये रोड ब्लॉक किया हुआ है, उससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। खासतौर पे लोगों का पेट्रोल, डीजल, वक्त, ये सब कुछ ज्यादा हो चुका है। पिछले 2 महीने से लोग परेशानी की हालत में चल रहे हैं। स्कूल, अस्पताल या फिर तमाम इमरजेंसी के चीजें जो हैं वो मूवमेंट यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। ना नोएडा लोग जा पा रहे हैं, ना नोएडा के लोग इधर आ पा रहे हैं। उनको आश्रम के रास्ते से आना जाना पड़ता है और लंबा 3-2 घंटे का जाम उन्हें झेलना पड़ता है। यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस और सुरक्षा के जवान जो हैं यहाँ पर तैनात रहते हैं 24 घंटे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी अंदर जाता है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो उसको दिखानी पड़ती है, उसके बाद ही उसको अंदर जाने की इजाजत है। वहीं पर आपको दूसरी तरफ की दिखाएं वो तस्वीरें जहां पर घर है और उसके बगल में जो ये पूरी रोड है उसमें तमाम 120 शोरूम कम से कम हैं जो बड़े ब्रांडेड कंपनियों के हैं। उनके में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की जॉब चली गई। जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा सवाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदर्शनकारी क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार ये अब मामला बढ़ता जा रहा है, वार्ताकार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए और कम से कम अगर नहीं तो दूसरी तरफ चले जाइए, कम से कम रोड खाली कर दीजिए, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, शाहीन बाग, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से शाहीन बाग में जिस तरीके से लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं उसकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर अब आप अंदाज़ा लगाइए। आप देखिए कि कैसे एक एम्बुलेंस यहाँ पर फंस गई थी। आज कुछ देर के लिए यहाँ रास्ता खोला गया और हालात बदतर हो गए। इसी दरमियान वहाँ एक एम्बुलेंस फंस गई थी और बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को यहाँ से निकाला जा सका है। आपको बता दें कि शाहीन बाग में जिस तरीके से सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कई बार इस तरीके से एम्बुलेंस के फंसने की खबरें सामने आती रही और एम्बुलेंस में फंसने की वजह से मरीज को अस्पताल सही वक्त पर नहीं पहुँचाया जा सका, जिससे जान जाने की खबरें भी पहले आ चुकी हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं ओवैसी की पार्टी के भड़काऊ नेता वारिस पठान की। वारिस पठान के 15 करोड़ वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और शिवसेना नेता संजय राउत वारिस पठान पर वार करते नजर आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, शाहीन बाग में लोगों को भड़काया जा रहा है। वहीं शिवसेना ने भी साफ कर दिया है कि वारिस पठान को उनकी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। अब किस तरीके से संबित पात्रा, मीम अफजल और एमएनएस ने वारिस पठान पर निशाना साधा है, आपको वो भी दिखाते हैं। पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे। वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना।
वारिस पठान क्या कह रहे थे। और याद रखिए, वारिस पठान कोई इंडिविजुअल नहीं है। वारिस पठान ओवैसी जी के पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व विधायक है। और उनका क्या कहना था, पहला वो कह रहे थे हम छीन के लेंगे आजादी। जब आजादी मांगने पे नहीं मिलती है तो छीन के आजादी लेनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित लिबरल्स से कि कौन सी आजादी चाहिए आपको, किससे आजादी चाहिए? संविधान से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, देश से आजादी? कौन सी आजादी जो आपको ना हिंदुस्तान की सरकार दे पा रही है, ना हिंदुस्तान का हाई कोर्ट दे पा रहा है, ना हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट दे पा रहा है, जो आपको छीन के लेना पड़ेगा? वारिस पठान रोज़ाना टीवी चैनलों पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भड़काने का काम करती है, लेकिन आज वो खुद ही यही काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका बयान बिल्कुल गलत है, उसको कंडेम करना चाहिए। इस तरह की मुकाबला आराई से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो वारिस पठान उन्हीं के नक्शे कदम पर अगर वो चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा अपनी कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसके साथ साथ देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो घबरा गए होंगे इसलिए ऐसी बात कर रहे होंगे, लेकिन जो बयान मैंने उनको सुना है वहाँ वो स्पष्ट तौर पे एक हिंदू मुस्लिम डिवीजन करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया है और वो बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। कोई भी जो हमारे मुस्लिम बांधव है वो ये नहीं चाहते कि इस प्रकार का डिवीजन इस पूरे भारतवर्ष में हो, लेकिन ओवैसी या एमआईएम के जो नेता है वो चाहते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो, इसीलिए इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो डिवीजन है ये महाराष्ट्र में हम होने नहीं देंगे। सियासतदान है और जाहिर तौर पर ये सियासत करेंगे और सियासत अपनी जगह है। हम आपको वारिस पठान का वो बयान सुनाते हैं, उस बयान को आप देखिए, सुनिए और समझिए कहां तक इसे आप जायज मान सकते हैं। उनके पास अगर अल्फाज है तो हमारे पास भी वो जुबान है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरफ ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता के जहरीले बोल हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए और इसके बाद सियासी घमासान मच गया है। बेंगलुरु में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद लगने पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लड़की के नारे लगाने पर उसके घर चिकमंगलूर में कुछ लोगों ने पथराव भी किया है। घर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी गई है। लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने बताया कि अमूल्या को 5 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। ये वही महिला है जिसने ये विवादास्पद नारा बुलंद किया था। वहीं बीजेपी ने अमूल्या के बहाने ओवैसी को घेरने की पूरी कोशिश की है। As regards yesterday's incident is concerned, a case has been registered against the girl and others. We are looking at the role of the organizers who should have exercised due diligence in inviting people on such a sensitive subject. And she has been remanded to judicial custody up to the 5th of March. कल ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यह कोई साधारण मंच नहीं था, यह CAA के ऊपर मंच था। CAA के विषय में उस मंच पर बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बंधुगण, जब मंच के पीछे यह सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है
और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाता है। तो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर, एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर, उनको झूठ बोलकर सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। 4 बजे की अगली जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है, जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। वहीं शाम को सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ विषय हैं जिस पर बातचीत होगी। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या सीएए या फिर एनपीआर को जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला है, उनकी सरकार का समर्थन मिला है, इसे लेकर भी बातचीत होती है। क्योंकि कांग्रेस ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि चाहे सीएए हो, एनपीआर हो या एनआरसी हो, इसका विरोध वो जिस तरीके से करती आई है उसी तरीके से करती रहेगी। लेकिन शिवसेना की तरफ से एनपीआर को न सिर्फ समर्थन मिला है बल्कि उनकी सरकार ने एनपीआर लागू करने की बात भी कह दी, लागू भी कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलने वाले। इसके बारे में शिवसेना ये कह रही है कि किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए केंद्र सरकार से सहायता लेने के लिए उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिल रहे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे इनके अच्छे रिश्ते और इसको भुनाने के लिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी जो गठबंधन के साथी है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के, उन पर दबाव बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ये कदम उठा रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे पहले से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बड़े भाई है और उनके साथ उनके अच्छे संबंध है। पिछले 3 महीने में उद्धव ठाकरे और शिवसेना के किसी भी नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आलोचना नहीं की है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ये जताना चाहते हैं अपने गठबंधन के साथियों को कि उनके प्रधानमंत्री से रिश्ते अभी भी बरकरार है, कायम है। एनपीआर को लेकर कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाए हुए हैं कि एनपीआर महाराष्ट्र में लागू नहीं की जाए। तो दूसरी तरफ अपनी हिंदुत्व की वोट बैंक कायम रखने के लिए उद्धव ठाकरे एनपीआर और सीए का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये उन्होंने नहीं किया तो राज ठाकरे जो उनके चचेरे भाई है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के उनके वोट बैंक पर सेंध लगा दे। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के जरिए ये बता देना चाहते हैं कि उनके पास सारे पर्याय खुले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आदेश अब वापस ले लिया है। अब टारगेट पूरा न करने पर ना तो किसी की नौकरी जाएगी और ना ही सैलरी वापस ली जाएगी। इससे पहले सरकार ने एक सख्त कदम उठाने की घोषणा कर दी थी। प्रदेश सरकार ने टारगेट पूरा न करने वाले कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे फॉर्मूले के तहत कार्रवाई का आदेश दिया था। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, राजनीतिक भूचाल आ गया और उसके बाद कमलनाथ सरकार को अपना ये सर्कुलर वापस लेना पड़ा है, अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा है। चलिए बात करते हैं ट्रंप के भारत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद सजकर तैयार हो चुका है। जिस मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसके लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। हजारों लोगों का हुजूम और उनके बीच 2 दोस्तों की यारी। गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्त स्वागत की तैयारी। मोटेरा स्टेडियम में दिखेगा भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम। ये वो शानदार और भव्य स्टेडियम है जहां हजारों लोगों के बीच पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक साथ दिखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अमेरिका की दोस्ती का नया आयाम लिखा जाएगा। 24 फरवरी को यह मैदान गवाह बनेगा पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूत दोस्ती का। इसी स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भव्य स्वागत किया जाएगा। ऐसा स्वागत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का ऐतिहासिक भाषण होगा। स्टेडियम में जगह जगह पीएम मोदी और ट्रंप के पोस्टर लगे हैं। स्टेडियम में 1,10,000 लोगों के बैठने की जगह है, जो पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को एक साथ एक मंच पर देखने के लिए आएंगे।
हम इस वक्त विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद है। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार जहां पर विश्व के दो बड़े नेता, एक सबसे पुरानी लोकशाही और एक सबसे बड़ी लोकशाही मिलेगी इसी स्टेडियम में। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है जहां पर नमस्ते ट्रंप का आयोजन हो रहा है। सामने जो आपको मंच दिखाई दे रहा है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एंट्री होगी और इसी मंच पर से वो लोग नमस्ते ट्रंप को संबोधित करेंगे, ऐतिहासिक भाषण देंगे। फिलहाल स्टेडियम को भव्य बनाने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। रंग बिरंगी कुर्सियों से स्टेडियम चमक रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण देंगे तो जाहिर है पूरे विश्व की नज़र अहमदाबाद के इसी क्रिकेट ग्राउंड पर होगी और दोनों नेताओं पर होगी। मोटेरा स्टेडियम से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो ये थी 4 बजे की 40 अहम खबरें। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।